के ऑफिसरान बोलते हैं कि मुस्तकिम डिग्निटी बहुत तीखा बोलते हैं। रिसाइट टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं काशिफ समन। 25 मई 2017 को कांग्रेस के 28, एनसीपी के 20, शिवसेना के 13, भारतीय जनता पार्टी के 9, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 और जनता दल सेकुलर के 7, इस तरह कुल 84 कारपोरेटरों को आवाम ने मालेगांव कारपोरेशन की जिम्मेदारी दी। आज उसके 3 साल मुकम्मल हुए। इन 3 सालों में 84 कारपोरेटर, 4 कमिश्नर, 2 मेयर, 3 स्टैंडिंग चेयरमैन, तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का बजट पर इन लोगों ने काम किया। इन 3 सालों में कुछ कारपोरेटर हमसे जुदा हुए, जिनमें जनता दल सेकुलर के मकबूल तरीन लीडर बुलंद इकबाल हैं, सुल्तान मेंबर की वालदा हैं, साजदा मोहम्मद याकूब हैं। इस तरीके के मेंबर हमसे जुदा हुए। इसके अलावा कई मेंबर कारपोरेशन में दाखिल हुए, जिनमें मोहम्मद फारूक कुरैशी, मुस्तकिम डिग्निटी वगैरह शामिल हैं। इन 3 सालों पर रिसाइट टुडे एक नई बहस का आगाज़ कर रहा है कि हम जान सकें कि 1100 दिनों में तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का बजट क्या शहर के काम आया या कितनी कमियां रह गई इस बजट में, और ये पैसा कितना कम पड़ा अवामी काम में। हम कारपोरेशन के मुख्तलिफ अफराद के साथ साथ शहर के सोशल वर्कर और आवाम से भी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है अब तक और क्या हो सकता था। आज हम जनता दल सेकुलर के मुस्तकिम डिग्निटी से इन मुद्दों पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि मालेगांव की कारपोरेशन के जो सारे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए क्या कारपोरेटरों ने काम किए, और जो कोरोना वायरस जब से आया, कोविड-19 जब से शुरू हुआ, उसके बाद से लेके अब तक क्या काम हुए हैं, और आइंदा जो 2 साल बाकी है कारपोरेशन के, वो किस तरीके से अंजाम पाएंगे। मुस्तकिम भाई, आपका कारपोरेशन की सियासत पर अच्छा तजुर्बा है। क्या फ़र्क महसूस करते हैं 2017 की पहले की कारपोरेशन के कामकाज में और 2017 के बाद के कामकाज में? काशिफ भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस जानिब तवज्जो दिलवाई कि आज 3 साल हो गए कारपोरेशन को, नए मतलब कारपोरेशन के इलेक्शन को। 2017 और 2017 से पहले मैं सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि कारपोरेटर जो चुन के जाता है वो अवामी नुमाइंदा होता है, और कारपोरेशन में जो सबसे बुनियादी बात है वो है कारपोरेशन का बजट। कारपोरेशन का बजट पेश होना और पास होना, यहीं से बुनियादी कामकाज सही और गलत शुरू होते। आप लोग भी मीडिया के नुमाइंदे हो। 3 साल में 3 बजट पेश हुआ। 3 बजट, कोई भी एक बजट 10 मिनट भी नहीं चला महासभा में। यहीं पे जो इक़्तिदार में आज बैठे हुए लोग हैं, मैं मानता हूँ यहीं फेल हो गए। उसमें बरसरे इक़्तिदार के कारपोरेटर हो, अपोजिशन के कारपोरेटर हो, जो भी हो, ये आवाम के नुमाइंदे हैं। ये अगर बजट पेश होगा, उस पर चर्चा होंगी, उस पर बहस होंगी, तो ये अपने हलके में क्या काम होना चाहिए, शहर में क्या ज़रूरत है, इस पर बातचीत करेंगे। जब अक्सरियत के बलबूते पर बजट को 10 मिनट भी नहीं बहस किया जाता और उसको पास कर दिया जाता। जमहूरियत में अक्सरियत कभी जमहूरियत का कत्ल नहीं कर सकती, मगर पिछले 3 सालों में बरसरे इक़्तिदार ने बजट पेश करते हुए जमहूरियत का कत्ल ही किया। जो बजट पे 2-2 दिन चर्चा होना चाहिए थी, निहाल साहब के टाइम मुझे अच्छे से ध्यान है कि बाकायदा खाने का नज़्म किया जाता था, और दूसरे भी मेयर के वक्त ये नज़्म रहा कि बजट इतना लंबा चलता था कि कारपोरेटरों को वहीं खाने का भी इंतज़ाम किया जाता था। और शेख रशीद साहब हो, अभी तो ताहिरा मैडम का बजट नहीं आया, शेख रशीद साहब ने तीनों बजट जो पेश किया, एक भी बजट में उन्होंने चर्चा नहीं होने दी, और उसकी वजह से कामकाज की बुनियाद ही वहाँ से ख़राब होना शुरू हुई। जब उन्होंने बजट पे चर्चा नहीं होने दी, बुलंद इकबाल हमारे लीडर, मेरे दोस्त, वो
मुसलसल वहाँ पे एतराज़ किए कि बजट पे चर्चा होना चाहिए। फिर हमने मुफ्ती साहब की, क्योंकि हम महागठबंधन मुफ्ती साहब के साथ जो बनाए थे उसका पहला बुनियादी मकसद ही बदउनवानी को ख़त्म करके एक गठबंधन बनाना था। लेकिन जब शुरुआत ये हुई तो हम मुफ्ती साहब के साथ जाके बजट पे स्टे भी लिए, क्योंकि उसमें बदउनवानी का सुबह हमको हो चुका था। तो जो मेयर अपना बजट कारपोरेटरों के सामने चर्चा नहीं कर सकता वो मेयर फेल है। तो क्या आपको लगता है कि इन 3 सालों में 1200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ, या जो बजट जो बनाया गया था वो सही तरीके से उसके ऊपर कामकाज हो पाया? नहीं। पहली बात तो आप खुद भी देख सकते हो कि शहर में, मुझसे पूछने छोड़ दो, मैं अपोजिशन का हो सकता मैं नहीं बताऊंगा, आप दूसरों से पूछ लो कि 3 साल में ऐसा कोई एक काम बता दे कि यार कारपोरेशन ने ये एक मजबूत और अच्छा काम की है। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि ये बजट पे कोई चर्चा ही नहीं करते थे। ये अपने बंद कमरे में बैठते थे 2-4 लोग, और उनको जो जैसे एडजस्टमेंट करना रहता था वो करते थे और बजट डायरेक्ट पेश कर देते थे आवाम के सामने। तो उसी वक्त भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा हुआ। पहला भ्रष्टाचार बगैर काम का बिल, आप खुद भी संगीता मैडम से इंटरव्यू लिए हो इस मामले में। रिसाइट टुडे ही का पहला इंटरव्यू हुआ, उस मीडिया की शुरुआत उस वक्त रिसाइट टुडे ने संगीता मैडम से एक इंटरव्यू करके की थी। स्टार्ट के काम में हमने खुद जब इंक्वायरी की तो जो मालेगांव शहर के अव्वलीन शहरी थे उनके ही वार्ड में 37 काम बोगस मिले 96,84,000 के, तकरीबन 1 करोड़ के। तो बजट का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है ये आपके सामने है, और शहर में किस तरह की क्वालिटी है ये भी आवाम के सामने है। कोई एक काम आवाम या मीडिया का नुमाइंदा मुझे नहीं बता सकता, या आप मुझे अभी बात करते हुए बता दो कि यार आप गलत बोल रहे, देखो फला काम तो बहुत अच्छा हुआ है। तो कमी कहाँ पे हो रही है? बताया ना, बुनियादी वजह बजट पे जब तुम चर्चा, कारपोरेटर बन के क्यों जाता वहाँ? अगर 84 कारपोरेटर है तो यार तुम ये तो समझो उसमें 15-20 तो काबिल लोग आए होंगे। अगर आप सबको नहीं भी मानते तो 15-20 तो ऐसे काबिल लोग होंगे, वो इक़्तिदार वालों के हो, अपोजिशन वाले के हो, नदी के उस पार के कारपोरेटर हो। अगर उस पर बहस होंगी, उस पर चर्चा होंगी तो कुछ ना कुछ वो बात सुझाएंगे, एक बात बताएंगे। जब वो मौका ही कारपोरेटर से छीन लिया जा रहा बात बताने और सुझाने का, तो बुनियादी ही ढांचा जब कमज़ोर है तो कामकाज तो खराब ही होंगे, और मकसद ही सही काम नहीं करने का, इसीलिए बजट पे चर्चा नहीं की जा रही। अच्छा, आप चूँकि हमेशा से बदउनवानी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अभी पिछले दिनों हमने कमिश्नर साहब से बात की तो जो काम हुआ ही नहीं है, जिसका पैसा आया ही नहीं है, आप बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कोरोना मामले में, तो ये कहाँ तक के सही है? नहीं, बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा रहे ये नहीं है। हम कहीं पे ये नहीं बोले कि बदउनवानी उसमें होंगी या बदउनवानी हो गई है। हमारा बोलने का मतलब ये है कि जब तक मालेगांव शहर को कोई ऑफिसर उसके ग्राउंड को, मालेगांव शहर की आवाम की साइकोलॉजी को नहीं समझेगा, उस वक्त मालेगांव शहर में कोई काम ही नहीं कर सकता। हमारी समझ ये है कि सबसे पहले कमिश्नर साहब को ये समझना चाहिए था कि यार टेंट की ज़रूरत इस शहर में है क्या, और अगर ज़रूरत है तो 20 करोड़ या 50 करोड़ खर्चा करे, हमारा उस पर कोई एतराज़ नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम तो 10 लाख भी खर्चा करने के ख़िलाफ़ है। अब अगर कमिश्नर साहब या दूसरे कांग्रेस पार्टी के लीडरान ये बोलते कि यार कारपोरेशन का पैसा नहीं है, तो मैं यहीं पे ये जुमले पे ही मैं मानता हूँ कि बदउनवानी होने का मुझे सुबह हो जाता कि अगर पैसा कारपोरेशन का नहीं है तो अल्ले तलल्ले खर्चा करना मकसद है क्या? पैसा किसी भी एजेंसी का हो, वो पैसा गलत तरीके से अगर खर्च हो रहा, सरकार वहाँ बैठी है वो तो ये देख ली कि वो 20 करोड़ दे दी मालेगांव शहर में कोरोना के नाम पे। अब सरकार तो मुतमईन है कि उसने एक बड़ा पैसा दिए, मगर अगर वो पैसा सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये तो मालेगांव की आवाम के साथ धोखा है। इसलिए ये बोलना कि कारपोरेशन का पैसा नहीं है, ये बात ही गलत है। दूसरी बात ये कि ना ही WHO ने अभी तक उसको कोई पैसा दिया मालेगांव शहर को, ना यूनिसेफ ने कोई पैसा दिया है। पैसा अभी तक जो भी खर्च हुआ है, पहला पैसा मालेगांव में जब कोरोना की बीमारी शुरू हुई तो महागठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के 50 लाख फंड से ही पहले मेडिसिन और इक्विपमेंट इस शहर में शुरू हुई, ये बात मैं खुद जानता। उसके बाद कारपोरेशन में जो भी पैसा खर्चा हो रहा है उसमें कारपोरेशन का खुद का भी बजट है। 14 वित्त आयोग का जो पैसा कारपोरेशन को आता, अभी तक सारे अखराजात उसी में से किए जा रहे हैं।
अगर 14 वित्त आयोग का पैसा कारपोरेशन में आ रहा है और उसको ये गलत तरीके से खर्चा करेंगे तो बात गलत है। मैं ये बोलता हूँ अगर WHO भी कल ये पैसा दे तो भी अगर वो गलत तरीके से खर्च हो रहा है तो मैं उसको गलत मानूंगा। कमिश्नर साहब ने कहा कि वो पैसा कुछ तंजीमों के और जो उनके रिसोर्स है, जो उनके कॉन्टेक्ट है, वहाँ से ला रहे हैं, तो उसमें आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो सबसे पहली बात तो कोई रिसोर्स और कुछ ये वो है नहीं, ये सब झुट्टी बात है। कुछ रिसोर्स नहीं है, नहीं तो उन्होंने एक लेटर बताना कि उन्होंने कहीं से कोई एक पैसा अभी तक जब से आए हैं 5 लाख रुपया अगर उन्होंने कोई दूसरी एजेंसी, स्टेट सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या कारपोरेशन 14 वित्त आयोग को छोड़कर इतने दिनों में अगर उन्होंने 5 लाख अगर कोई और एजेंसी से लाया हो तो वो बता दे। दूसरा, मैं तो अभी खुद बोला कि यार अगर दूसरी भी एजेंसी का है तो तुम उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर वहाँ बैठ के दे रहे हैं तो वो कमिश्नर को देख के नहीं दे रहे, वो मालेगांव शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं, मालेगांव शहर की आवाम परेशान है ये सोच के दे रहे हैं, तो वो परेशानी का हल होना चाहिए। ये नहीं कि कमिश्नर अगर उसके सोर्स से ला रहा तो वो कुछ भी खर्चा करेगा क्या। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बात और कही कि महासभा में खड़े होकर मैं सारा हिसाब का वो बोलते कि मैं 9 म्यूनसिपलिटी घूमा, मैं 8 कारपोरेशन में रहा, मैं महासभा में, ये मालेगांव है, जब वो महासभा में खड़े होंगे तो हम पूछ भी लेंगे और उनको भी समझ में आ जाएगा ये गाँव कौन सा गाँव है। अच्छा, रिलायबल कंपाउंड में जो टेंट लगाने की बात है तो जनता दल या मुस्तकिम डिग्निटी उसकी इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात तो रिलायबल कंपाउंड में लगाने के खिलाफ हम है ही नहीं, हम टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके खिलाफ है। तो क्यों, आपको क्या लगता है जब एक एहतियाती तौर पर अगर टेंट लगता है और वहाँ पे लोग जमा होंगे, जिसका कमिश्नर साहब बोलते हैं वहाँ नमाज होंगी, कुरान पढ़े जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, तो लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा और उनको एक ताकत मिलेगी बीमारी से लड़ने की, और सारे पेशेंट एक जगह रहेंगे तो इलाज में भी अच्छी यानी सहूलत मिल सकती है। मैं इस मामले में 3 बार कमिश्नर के साथ बैठा हूँ, मैंने उनसे तीनों बार ये पूछा कि मुझे कोई एक वजह बता दो कि आगे मरीज़ बढ़ेंगे। मैं कब्रस्तान का डाटा हर 2 रोज़, एक रोज़ में मैं आयशा नगर कब्रस्तान और बड़ा कब्रस्तान का डाटा लेता हूँ। मैं पंकज असिया कमिश्नर इनको भेजता हूँ, प्राण को भी देता हूँ कि 1 मई से 10 मई तक मालेगांव शहर में 348 अमवात हुई। लगभग अमवात का जो रेशो था वो 38-40 ऐसे अमवात हो रही थी। ये हमारे लिए बहुत ही गौर फिक्र और ख़तरनाक सिचुएशन थी। मगर इस शहर पे किसी एजेंसी या कारपोरेशन तो फेल ही हो गई कोरोना के मामले में। ये सिर्फ अल्लाह का करम हुआ, जो कि हमको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मालेगांव शहर अचानक इतनी कोरोना से लड़ाई में जीत कैसे रहा है। मगर ये सिर्फ अल्लाह का करम था कि 11 तारीख से 25 मई कल ईद के दिन तक मालेगांव शहर में 262 अमवात हुई, जो कि लगभग 15, 16, 17 ऐसे है। ये लगभग नॉर्मल है, इसमें 2, 4, 5 हो सकता है कि ज़्यादा हो, मगर लगभग नॉर्मल है। जो 40, 45 हो रही थी वो नहीं है। जब अमवात का सिलसिला रुका हुआ है, आज इनके पास हालत ऐसी है कि हज कमेटी इनको शुरू करना थी तो मंसूरा खाली करके इन्होंने हज कमेटी शुरू की। मंसूरा हॉस्पिटल लॉक हो गया, जीवन हॉस्पिटल लॉक हो गया, IDP में इन्होंने 63 लाख रुपया खर्चा किया, वो लॉक हो गया। अब मुझे तुम बताओ ये कौन अक्लमंद है जो मंसूरा के मरीज़ 30 मरीज़ को शिफ्ट कर दिया हज कमेटी में। जब मरीज़ वहाँ अपने पास सहूलत मंसूरा में थी तो उनको वहीं रखना चाहिए था। जब नए मरीज़ आते तो हज कमेटी या दूसरी जगह शिफ्ट करते। जब आज मरीज़ ही तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास लोग स्वैब टेस्ट कराने नहीं जा रहे। मैं ये नहीं मानता कि मरीज़ मालेगांव में नहीं है, आज भी बड़ी तादाद में मरीज़ मालेगांव में है और आगे भी कहीं ना कहीं मरीज़ होंगे। मगर अल्लाह का ये करम है कि वो अच्छे हो रहे हैं। हमारे प्राइवेट डॉक्टर, BUMS और दूसरे डॉक्टर जब इन्होंने अपने क्लिनिक और OPD चालू किया तो कहीं ना कहीं ये मालेगांव शहर में एक बड़ी राहत बनी और उसकी वजह से अमवात का सिलसिला रुका। लोगों के अंदर से डर और खौफ ख़त्म हुआ। उस वक्त रमज़ान स्टार्ट में जो डर था कि आदमी को महसूस भी हो जाए कि उसको कोरोना के सिम्टम्स है तो वो दहशत तारी हो जाती थी। आज अगर वो महसूस भी करता है तो उसको ये लगता है कि मैं अच्छा हो जाऊँगा, और ये अच्छा हो जाना ही उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा रही है और अल्लाह के करम से वो अच्छा हो रहा है। तो ऐसे हालात में मुझे कमिश्नर साहब सिर्फ इतना बता दें कि मरीज़ क्यों बढ़ जाएंगे मालेगांव में 4-5 हज़ार जिनको टेंट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो बता ही नहीं पा रहे। आज फरहान में 9 मरीज़ हैं, सहारा में 7 मरीज़ हैं, हज कमेटी में 4-5 मरीज़ हैं, मालेगांव सेंट्रल हल्के में 20-22 मरीज़ तो इनके पास आ जाएँ। तो ये लाएंगे कहाँ से मरीज़? मेरा सिर्फ ये बोलना है कि 4 हॉस्पिटल सरकारी है इस शहर में। हिंदुस्तान भर में
जनरल में जो मालूमात लिया, हर शहर का अपना बड़ा हॉस्पिटल कोविड के लिए रिजर्व है। धुलिया तुम्हारे बाजू में है, वहाँ का सिविल कोविड के लिए रिजर्व है। नासिक तुम्हारे बाजू में है, वहाँ का सिविल कोविड के लिए रिजर्व है। मालेगांव शहर ही वाहिद ऐसा शहर है जहाँ 4 सरकारी हॉस्पिटल एक भी कोविड के लिए रिजर्व नहीं है। मेरा एतराज़ सिर्फ इस पे है, मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि तुम सरकारी हॉस्पिटल को डेवलप करो। अगर सरकार या कोई एजेंसी पैसा दे रही है तो अगर जो पैसा वाडिया हॉस्पिटल बंद करके रखा हुआ है कोरोना के टाइम से, अगर वहाँ 1,50,00,000 ये लगा दे और कल अगर हमारे पास मरीज़ नहीं आए तो ये शहर के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन वो हॉस्पिटल हमको बाद में महामारी के बाद काम आएगा, ये शहर की एक ज़रूरत बन जाएंगी और एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा। सडाना रोड का हॉस्पिटल हमारा 100 बेड का है, इमारत 100 बेड की बनी हुई है। तुम हॉल को डेवलप कर सकते, तुम कॉम्प्लेक्स में सारा हॉस्पिटल के ऊपर 2 फ्लोर पे 100 बेड कर सकते। बने बनाए हॉस्पिटल में 70 बेड करके उसको 100 क्यों नहीं करते। हारून अंसारी के नाम से जो जाफर नगर में हॉस्पिटल की इमारत बनी है, अगर चालाक इंसान हो जो इक़्तिदार में बैठे हो, उनके पास कोई प्लानिंग हो, तो वो बोलेंगे यार यानी हारून अंसारी हॉस्पिटल को कोविड के नाम से फैसिलिटी दे दो, उसको बना दो, कल वो काम आएगा। अरे अली अकबर में फैसिलिटी दे दो। आज की पोजीशन में ये महामारी का मैं ऐसा मानता हूँ एक ही सीधा सा हल है, सिविल हॉस्पिटल को कोविड किया जाए और सारे हॉस्पिटल फ़िलहाल बंद कर दिए जाए, भले उसको रिजर्व रखे हो। अगर हमको खुदा न खास्ता ज़रूरत आगे पड़ गई तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट में स्टाफ है। सरकारी हॉस्पिटल ऐसा होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में ही 3 शेड्यूल में लोग काम करते। प्राइवेट हॉस्पिटल का हमारा ऐसा है कि वहाँ तो कभी शेड्यूल वगैरह बनता ही नहीं, 2-4 डॉक्टर है, कुछ नर्सिंग डिपार्टमेंट है, वार्ड बॉय है, वो पूरा हॉस्पिटल 24 घंटा चलता है। और कोविड का कोई भी हॉस्पिटल हो उसको 3 शिफ्ट का 3 शिफ्ट में यानी 3 शेड्यूल में उसको स्टाफ चाहिए। अब ऐसे हालत में मालेगांव का सिविल हॉस्पिटल में लगभग 1 क्लास डॉक्टर है, सेकंड क्लास में 14 डॉक्टर है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में वहाँ 100 के आसपास लोग हैं, ठेके पद्धत पे वहाँ 70 से ज़्यादा लोग हैं। ऐसे 200 का स्टाफ वहाँ मज़ा मार रहा, 200 के स्टाफ बांट रहा, 20 मरीज़ देखता वहाँ पे। ये शहर के साथ ज़्यादती नहीं है तो क्या है। मैं इससे पहले भी आसिफ भाई बोले कि मैं चैलेंज करता सिविल हॉस्पिटल नहीं चालू होने दूंगा। सबसे पहली बात तो ये महामारी का वक्त है, कोई चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्शन होगा, कोई सियासी इशू होगा, उस वक्त चैलेंज तो हम करते वो कोई आ नहीं पाते। इलेक्शन में नुमानी पुल का कर दिए थे तो आ नहीं पाए थे। मगर ये महामारी में मैं उनसे वापस गुजारिश करूँगा कि सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ मौजूद है, उसे कोविड के लिए रिज़र्व करो, दूसरे हॉस्पिटल बंद कर दो, जब ज़रूरत पड़ जाएंगी उस वक्त तो उसको खोलना। और जो पैसा टेंट में और इधर उधर फजूल खर्चा हो रहा है वो सरकारी हॉस्पिटल पे खर्च हो। एक पर्सनल सवाल के ऑफिसरान बोलते हैं कि मुस्तकिम डिग्निटी बहुत तीखा बोलते हैं। तीखा बोलने की कोई बात ही नहीं है। बात ऐसी है कि अगर कोई ऑफिसर आया है या कोई भी आदमी आया है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो कलेक्टर आए, मैं वहाँ बोला वो मिनिस्टर के सामने, तो यार मैं अगर वहाँ बोलूँगा नहीं, अगर सब चीज़ अच्छी चल रही है तो फिर मुझे वहाँ उनसे पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर को जब मैं बोला था या कोई भी ऑफिसर को, तो उसके सामने एक सवाल है कि उस वक्त कलेक्टर मालेगांव शहर में सिर्फ 15 मिनट के लिए आ रहे थे। तो मेरा एतराज़ ये था कि जब महामारी पूरी ताकत से मालेगांव शहर में है तो कलेक्टर का काम मालेगांव में रहना है। बाद में वो बात बोलने के बाद उसका ही असर हुआ कि नासिक में दूसरा ऑफिसर नियुक्त किया गया, ग्रामीण में दूसरा ऑफिसर नियुक्त किया और कलेक्टर को मालेगांव दे दिया गया। तो जब तक तुम गलत को गलत नहीं बोलेंगे, तीखे का सवाल नहीं, गलत को गलत बोलना है तो निहाल साहब से सिक्के है और इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे। कारपोरेशन को लेकर एक बात और आ रही थी कि 2 लाख रुपया मेंबरों जो कारपोरेटर हैं उनसे लिया जाएगा या उन्हें दिया जाएगा, क्या मामला था वो? फिर उसके बाद वो सर्द खाने में मामला जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, गठ नेता की मीटिंग हुई, गठ नेता की मीटिंग में अपने अपने तौर पे हर पार्टी ने अपनी जो बात थी वो रखी। कांग्रेस पार्टी के असलम अंसारी साहब बोले कि पका के देना चाहिए। गठबंधन की तरफ से मैं बोला कि किट की शक्ल में देना चाहिए, यहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा नहीं है इसलिए पका के देना मुनासिब नहीं लगता। शिवसेना की तरफ से भी यही बोला गया है किट की शक्ल में देना चाहिए। वो ठहराव बना और ये तय हुआ कि अब कमिश्नर और महापौर इस पर
फैसला करेंगे। आज ही मैं कमिश्नर के पास जाके उस सिलसिले में भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमने उसको सरकार की तरफ भेज दिया है और सरकार जो फैसला करेंगी वो। सबसे मेन बात यह है कि वो सरकार की तरफ भेजने का मामला ये था कि उसको टाल दिया जाए। कारपोरेशन इसमें ईमानदार नहीं है। इतनी बड़ी दूसरी एजेंसी, मैं तो कल पुलिस वाले मुझसे मिलने आए, एसपी साहब, तो मैं बोला कि यार पुलिस डिपार्टमेंट ने भी मालेगांव शहर में कुछ न कुछ मदद की शक्ल में अनाज और दूसरी चीज़ें दी। 450 करोड़ की कारपोरेशन एक आदमी को 1 किलो आटा नहीं दे सकी। ये इस शहर इतनी ख़राब हालात में, इससे ज़्यादा बुरी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ क्योंकि मैं कारपोरेशन का आदमी हूँ, कारपोरेशन में मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं ये मानता कि कारपोरेशन फेल हुई, उसमें हम भी एक वजह है कि हमने बराबर काम नहीं कर सके। अच्छा, जैसे अभी 3 साल मुकम्मल हुआ है और 2 साल बाकी है, तो 2 साल में क्या हो सकता है? और जो जबकि कोविड-19 का मामला चल ही रहा है और ये और भी लंबा चल सकता है, ऐसे में कारपोरेशन और कारपोरेटर जो काम कर रहे हैं, ये 2 साल में ये क्या कर सकते हैं? नहीं, ये ऐसा है कि अभी तो जो हालात दिख रहे हैं, भले कुछ चीज़ें जो बातचीत से समझ में आ रही है कि 1 जून से लगभग लॉकडाउन का मामला ख़त्म होने की तरफ हो जाएगा। हमारे शहर में पावर लूम चालू करने की बात बोल दी गई। पावर लूम चालू होंगे तो दूसरी चीज़ें भी धीरे धीरे उसके आसपास की चालू हो जाएंगी, मगर बीमारी का मरहला साथ में कहीं ना कहीं चलता रहेगा। अब कोरोना के साथ ही हमको कुछ महीना, तो जब तक इसकी वैक्सीन वगैरह या मुकम्मल इलाज नहीं निकलता, कोरोना के साथ ही जीना है, एहतियात के साथ जीना है, मास्क लगा के रहना है, ये सारे एहतियात करना ही है। और कारपोरेशन का सवाल ऐसा है कि अभी जो मार्च का बजट होना चाहिए था वो कोरोना की वजह से पेश नहीं हो सका। अब जब भी वो मौका आए तो जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने सब पार्टी के लोग, महासभा में नुमाइंदे होते हैं, वो सब पार्टी के लोगों से मशवरा करें, डिस्कस करें और एक अच्छा प्लान दे। क्योंकि अभी ऐसा है कि अब खर्च, ये कोई कितना भी बोले, अभी जो रिकॉर्ड आया कारपोरेशन का भी खर्च इसमें हो ही रहा है और आगे भी होगा। अभी मेडिकल के नाम से, जो साफ़ सफाई के नाम से, इसमें अब काफ़ी पैसा खर्चा होगा। तो बहुत समझ के और बहुत होशियारी से और एक अच्छा बजट अगर पेश करी कारपोरेशन ने, तो ही उसके ऊपर एक अच्छे से कामकाज किया जा सकता। और अगर वही उनकी पहले जैसी मर्ज़ी रही, आएंगे 2 मिनट में बजट बताएंगे और चले जाएंगे, तो ये शहर का, ये बजट से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं और हालात ख़राब होंगे। क्योंकि अभी ऐसा है कि शहर में जो हालात बन गए, मज़दूर परेशान है, सब कारोबार परेशान है। दिखती बात है, लोग टैक्सेस देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारी भी मांग ये रहेंगी कि यार टैक्सेस में कहीं ना कहीं कमी की जाए या माफ़ किया जाए। तो ऐसे हालात में जब पैसे की कमी होंगी तो उसको बहुत अच्छी प्लानिंग से नहीं किया गया, तो हालात जो 3 साल के थे उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो कारपोरेशन की जो साख्त गिर रही है या जो बजट गिर रहा है, क्योंकि वसूली भी नहीं होगी, पानी पट्टी, आवाज़ ये भी उठ रही है, पानी पट्टी और घर पट्टी माफ़ की जाए वगैरह, तो ऐसे में आप या आपकी पार्टी की तरफ से क्या कारपोरेशन को कुछ सुझाव और सपोर्ट रहेगा कि आप मुखालफत ही करते रहोगे? मैं तो वही बात बोला कि इन्होंने बजट हॉल में पेश करना, उस पर चर्चा करना, 2 दिन बहस करना, 2 दिन के 3 दिन अगर लगे बहस करना। अगर इनको कहीं लगता है तो इन्होंने अपोजिशन के लोगों को बुलाना, हमारे पास अगर कुछ सुझाव है, प्लानिंग है, हम उनको बताएंगे। अगर उनको पसंद आती तो उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं कि यार हम अपोजिशन वाले हैं तो इनसे बात ही नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हासिफ भाई का, मैं कोरोना के पूरे मामले में मैं जो देखा, उनको ग्राउंड लेवल की ज़ीरो, यानी कोई उनको समझ ही नहीं आ रही थी ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। लेकिन किसी से बात कर लेने में आदमी छोटा हो जाएगा ऐसा नहीं है, मगर वो बात ही नहीं। मैं तो यहाँ तक बोला कि वो मुझे बुला लेंगे। आज भी अगर मुझे शेख रशीद साहब या ताहिरा मैडम वो बोलेंगे कि यार बजट के ताल्लुक से या इसके ताल्लुक से बैठ के कुछ प्लानिंग करना है, क्योंकि अब सोर्सेज कम हो जाएंगे, तो दिखती बात है प्लानिंग अच्छी होना चाहिए। घर में अगर पहले 1000 रुपया आता था, अब अगर 500 आ रहा है तो घर वाला उसको कैसे खर्चा सही ढंग से किया जाए, इस पे पहला वो जोड़ देंगे। तो आज सबसे अहम चीज़ है बजट, कि तुम्हारे पास जब सोर्स कम होगा, पैसा कम आएगा, तो उसकी प्लानिंग अच्छी इन्होंने करना चाहिए। उसमें हमसे मदद मांगेंगे, हम पूरी तरह उनके साथ मदद करेंगे।